ओके, लास्ट वीडियो में हमने 2020 के क्वेश्चन देख लिए थे। क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देख रहे थे। अब हम देख लेते हैं कुछ आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है 41। ठीक है जी, क्या कहता है 41? एक सेकेंड। बेस्ट रिफ्लेक्ट और क्रिटिकल मैसेज की बात कर रहा है कि पैसेज क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, पहला देखो क्या कह रहा है। फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरेन प्लांट इन अ कंट्री द सॉइल एंड द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दैट कंट्री शुड बी सुटेबल। यानी आपको बाहर से अगर कोई पेड़ लेके आना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको यहाँ की सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन देखनी चाहिए। देखनी जरूरी है, क्या है? शुड बी सुटेबल होनी चाहिए उसके लिए। ऐसा होता तो फिर एनवायरनमेंट में इतनी दिक्कत क्यों होती, और यूपीएससी इतने क्वेश्चन बार बार क्यों पूछता आपसे कि जो भी बाहर के प्लांट्स हैं वो कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं इकोलॉजी को। तो वैसे क्वेश्चन क्यों पूछता आपसे बार बार? इसका मतलब ये भी गलत हो गया आपके। ठीक है, एज अ स्टेपल फूड ऑफ द कंट्री ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो कांट रिप्लेस सीरियल क्रॉप्स। नहीं रिप्लेस कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? गलत होती है। Some of the fungal infection of plant cannot be prevented or stopped from spreading across large area. उसको रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? Relying on homogeneous food सोर्स इज नॉट डिजायरेबल। यानी एक ही फूड पे अगर आप रिलाई करते हो तो वो डिजायरेबल नहीं है। बिल्कुल सही है। कल को अगर वेदर कंडीशन उस चीज के लिए अगर खराब हो गई तो फिर क्या दिक्कत होगी? जैसे आप आज के टाइम पे लगा लो, पंजाब हरियाणा में लगा लो, जहाँ पे आपका चावल और गेहूं अगर ज्यादा हो रहे हैं, तो इस टाइम पे जो बारिश हो रही है और सारे गेहूं खत्म हो गए, तो आप रिलाई कर रहे हो ना एक ही चीज पे। एक ही चीज पे एग्रीकल्चर में वही चीज उगाई जा रहे हो, तो फिर आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस जो सोर्सेज हैं उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज पे होना चाहिए। ये तो सही है। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आती अगर यहाँ पे वर्ड आ जाता है ना, कैन नोट दैट या नोट वर्ड आ रहा है, वो नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वो यही कह रहा है ना एक चीज पे रिलाई मत करो। कल हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट होती है आपको वो मल्टीपल सोर्सेज में करना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं कि पैसेज क्या कह रहे हैं। Spanish ship in the late 16th century first brought the potato tuber from South Africa to Europe, whereby in the early 19th century it had become a reliable backup to the cereal crops। अब वो कहा ना कि वो लेके आए थे, पोटैटो लेके आए थे, अब वो बैकअप बन गया। और यहाँ पे तो उसने कहा है कि वो कर ही नहीं सकते, ऐसे थोड़ी है। Particularly in the cold, rain-soaked soil of Ireland, the Irish were soon almost fully dependent on the potato as their staple food, and they were planting primarily one prodigious variety of Liber potato whose genetically fragility would be cruelly exposed। अब देखो यहाँ पे है ना, by the fungus इन की उसकी वजह से ये वाला फंगस वहां पे आ गया। इन 1845 स्पोर्स ऑफ द डेडली फंगस बिगेन स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री। तो एक सेकेंड, फैल गया, डिस्ट्रॉइंग नियरली ऑल द ल्यूप्रस इन देयर पाथ। द रिजल्टिंग फेमाइन किल्ड और डिस्प्लेस्ड मिलियन। अब यहाँ पे ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे उसने कहा ना, देखो यहाँ पे वो ये रही, इंडिया आयरिश वर सून ऑलमोस्ट होली डिपेंडेंट ऑन द पोटैटो। पोटैटो पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गए, लेकिन उसके बाद फिर उसमें ये वायरस लगा, सॉरी ये फंगस लगा, और उसकी वजह से सारी जो अदर क्रॉप्स थी वो खत्म हो गई हैं। ठीक है, इसका मतलब हमेशा जो आप बाहर से लेके आते हो चीजें, वो जरूरी थोड़ी है कि वो सही है अगर वो बाहर से ही आई हुई है तो। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ तो यही माना जाता है। तो आपका आंसर निकल गया। अब ये तो होता है जब मतलब आराम से पढ़ने वाली चीज होती है, लेकिन जब आप पैसे सोल्व कर लेते हो तो अब आप इतना टाइम नहीं लगा सकते, तो उसके लिए आपको फटाफट से पैसेज पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, यानी मोटी मोटी निगाहें देखनी चाहिए। यानी अगर मेरे को पढ़ना हो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद और मुझे देखना है कि कैसे क्या सही है या गलत है, तो हालांकि मेरी स्पीड अभी थोड़ी ज़्यादा ही है, बट फिर भी कैसे देखूंगी। स्पेनिश शिप अगर स्पेनिश शिप थे लेट सेंचुरी में, वो पोटैटो लेके आ गए थे साउथ अफ्रीका से यूरोप की कंट्री में। ठीक है, और अब उस पर ज़्यादा रिलाई करने लग गए हैं। सून ही यहाँ पे क्या हो गया, वो पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो गए हैं। और अगर वो इसको लेके आए थे तो इस पोटैटो से, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो उसने क्रुएल्टी दिखाई, ये फंगस आ गया और इस इस फंगस स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री और डिस्ट्रॉइंग ऑल द ल्यूपर्स, और सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब एक ही पे डिपेंड रहना आपका सही नहीं है। दैट मीन्स हमारा आंसर भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्या कहता है जी, देख लेते हैं। कहता है विद रेफरेंस टू द विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रेशनल और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, उसने पूछा है रेशनल और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। ठीक है, देख लेते हैं। पहला कहता है इंडिया का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है शुड बी मॉनिटर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट से मॉनिटर किया जाना चाहिए। ओके, अभी ये
चलो पहले आगे पढ़ते हैं। दूसरा है गर्ल शुड बी एनकरेज टू डिले मैरिज और फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है पीडीएस सिस्टम के बारे में, यहाँ पे बात कर रहा है मैरिज के बारे में और बच्चे के बारे में। ठीक है, मदर शुड बी एनकरेज टू ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी ये दोनों सेम सेम से हैं। भाई शादी करो, लेट शादी करो, फर्स्ट प्रेगनेंसी को थोड़ा सा लेट प्लान करो, उसके बाद क्या होगा, ब्रेस्ट फीड करो, यानी माल नरिशन कहीं नरिश्ड ना हो गई से, ऐसा दिख रहा है। 10 सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। अब ये भी सेम जैसी चीज है, क्योंकि ये चीजें पीडीएस में तो नहीं आ रही ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं आ रही। अथॉरिटी शुड इंश्योर द वैक्सीनेशन एज प्रिस्क्राइब, तो ये भी ऑलमोस्ट चीजें आ रही है, लेकिन देखो पीडीएस वाला ऑप्शन सबसे अलग है। अब या तो ये होगा या ये होंगे, ठीक है, यही चीज आती है। लेकिन नहीं पता तो ऑब्वियस सी बात है, पैसेज में जाकर देख लो। अब मैं ये नहीं कह रही कि देखो यही गलत है ये सही होंगे, नहीं, मैं नहीं कह रही इस चीज को, क्योंकि पहली बात तो अगर यूनियन गवर्नमेंट कर रहे हो दैट मीन्स आप एग्जीक्यूटिव को लेके आ रहे हो, एग्जीक्यूटिव को लेके आ रहे हो तो चीजें खराब हो जाती है, इसके लिए आपको अलग से सिस्टम एक डेवलप करना चाहिए, यही होता है। बट फिर भी देख लेते हैं कि पैसेज किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्लियर नहीं है किसके बारे में बात कर रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इंडिया इज एट वंस क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे पास है, और यहाँ पे देखो ये लिखा, होम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रंस के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे माल नरिश बच्चे इज नॉट द एक्सेप्शन बट द नॉर्म्स, नॉर्मल है ये चीजें। और यहाँ पे हमेशा क्या होती है, डेथ होती है 1.3 मिलियन चिल्ड्रन की, जो कि डाई हो जाते हैं बिफोर द 5th बर्थडे ईच ईयर। यानी यहाँ से आपकी देखो क्या कहते हैं, आपको माल नरिश्ड जो चिल्ड्रंस होते हैं उसकी वो भी निकल के आती है कि आखिर होते कौन है, डेफिनेशन, यानी माना किसको जाएगा। हर साल बच्चे सर्वाइव करते हैं, सफर प्री परमानेंटली फ्रॉम द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन टू देयर बॉडी एंड माइंड फ्रॉम नॉट गेटिंग इनफ राइट फूड और न्यूट्रिएंट, उनको इनफ राइट फूड और न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा। न्यूट्रिएंट किससे मिलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग से। और ये उसके बाद देखो क्या है, अराउंड 44 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टन दैट मेक्स इट हार्डर टू लर्न इन द स्कूल, और वो अपनी लाइफ भी एज एन अडल्ट अच्छे से नहीं जी पाते। देयर लाइफ टाइम अर्निंग पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट एक क्वार्टर रह जाती है, जब जितना कि हेल्दी बंदा होता है। अब देखो यहाँ पे पीडीएस सिस्टम की तो इसने बात ही नहीं की गई, पीडीएम सिस्टम की बात नहीं की गई, ये गया 3 और 5 के बारे में कहता है। अब मदर को अगर ब्रेस्ट फीडिंग के वो करना चाहिए तो ऑब्वियस बात है, गर्ल्स की जो मैरिज है उसको भी तो डिले, वो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है उसको भी तो डिले होना चाहिए, दैट मीन सेकंड टू थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे चीज एक साथ आ जाते हैं। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे क्या होगा, जो लड़कियों की जल्दी शादी होगी वो खुद उनमें नरिशमेंट की कमी होती है, तो वो तो फिर बच्चों में माल नरिशमेंट होगा ही होगा। ठीक है, ओके जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43, मोस्ट रेशनल इन्फेरेंस पूछ रखा है जो इस पैसे से हो सकता है। ठीक है, पहला कह रहा है फार्मर इनकम विल बी हायर विद पल्स कल्टीवेशन देन द पैडी इनकम, वो होगी, इसने कर दिया ना, इसने ये नहीं कहा मे भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, इसने बोल दिया पल्स की इनकम ज्यादा होगी, जब पल्स कल्टीवेशन से फार्मर की इनकम ज्यादा होगी बजाय की पैडी से। अगर ऐसा होता तो सारा पंजाब हरियाणा पैडी उगा लेता है, तो ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब तो ये चीजें क्या है, कंपेरेटिव चीज है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट गलत हो सकती है, ये गलत है। ठीक है जी, पहला देख लेते हैं ऑप्शन में जाके, पहला ऑप्शन कहाँ एलिमिनेट होता है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो ये गया, इससे पता चल गया 2 and 3 तो ठीक ही है। देख लेते हैं क्या कहता है 2 and 3 कहता है पल्स कल्टीवेशन कोज लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू पैडी, करता है, हाँ ठीक है, तभी तो प्रमोट करने की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फायदा ही गिना रहा है कि फार्मर को ज्यादा इनकम हो रही है, पल्स कल्टीवेशन लेस पोल्यूशन कर रहा है, पल्स स्ट्रो को आप यूज कर सकते हो टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, दैट मीन्स ये टॉपिक जो है आपका पल्स कल्टीवेशन और उससे रिलेटेड बेनिफिट्स को लेके है। फोर्थ कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एग्रीकल्चर पैडी स्ट्रो हैज नो यूजफुलनेस, बिल्कुल यूज ही नहीं होती, ऐसा थोड़ी है, वो यूज इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम जला देते हैं उनको। और मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द मेन कोज ट्रबल बर्निंग का क्या है कि मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होता है, पहले नहीं होता था तब भी जलाई जाती थी, इसका मतलब ये मेन कोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 and 3 इज योर राइट आंसर। पर इसके लिए देख लेते हैं कि क्या वो कह रहा है पैसेज में मेन कोज है या नहीं है। ठीक है, आए द पल्स वेराइटी है जैसे पूसार हार 16, उसमें बहुत सारे पोटेंशियल है कि ग्रो की जा सकती है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। इट्स याइल्ड, यहाँ पे इसकी याइल्ड सिग्निफिकेंटली बड़ी है देन दोज ऑफ एक्जिस्टिंग वेराइटी, क्यों, क्योंकि इसका साइज जो होता है विल बी यूनिफॉर्म और इट विल बी अमेनेबल टू मैकेनिकल हार्वेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द नॉर्दर्न फार्मर इन इंडिया, क्योंकि नॉर्थ में फार्म्स ज्यादा बड़े हैं, इसलिए आप देखोगे कि पंजाब में मोस्टली आपके पास क्या होते हैं, मशीनें होती है गेहूं और धान काटने के लिए। ठीक है, अब जहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट इन चीजों पे हो चुका है, वो फिर दूसरी चीजों पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए वहाँ पे एक गेहूं और चावल उगाने का ये भी एक मेन रीजन होता है। इसलिए वो कह रहा है कि जो ये
जो ये क्रॉप है यूनिफॉर्म है, इसलिए उसको मशीनों से हार्वेस्ट करना ज़्यादा ईजी है। Most important, arhar straw, unlike paddy straw, is green and can be plugged back into the soil. In paddy straw, the problem is क्या है, high silica content, which does not allow easy decomposition. ठीक है, यानी easily decompose नहीं होता. In case of arhar, the farmer even after the combining harvest just need to run a rotovator to cut the leftover straw into pieces, which can be plugged back and will decompose very fast. All this is difficult with the leftover paddy straw that cannot be easily salvaged. Left back farmer therefore choose the easiest option of simply burning it, इसलिए वो इजीली ऑप्शन चुन लेता है कि वो उसको जल्दी कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि मशीनों का कारण नहीं कर रहा, बल्कि बाकी जो दूसरे वो चीजें हो रही हैं कि अगर उनको छोड़ देगा तो खेतों में उसको बार बार क्या करना चलेगा, रोटोवेटर चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर वो ढंग से जल्दी से उसको डिकम्पोज नहीं कर पा रहे तो इसलिए उनको लगता है कि जला दो। इसका मतलब ये रीजन है। दैट मीन्स मैकेनाइज जो आपका एग्रीकल्चर है वो आपका मेन रीजन नहीं हुआ। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन जैसे ही गलत हुआ तो वैसे ही आपका आंसर निकल के आ गया। आंसर निकल के क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 एंड 3। ठीक है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही कि हमेशा क्या है आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बट आपके दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है आपको अपनी आंसर्स पे पहुंचना। क्वेश्चन नंबर है 44, असम्पशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, देख लेते हैं। हाई रिस्क इन्वॉल्विंग इन होल्डिंग मैक्सिमम वाटर इन रिजर्वायर आर ड्यू टू ओवर डिपेंडेंस ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कि रिजर्वायर में इतना ज़्यादा पानी इसलिए है, उसको होल्ड इसलिए करके रखा जाता है, इसलिए इतना रिस्क उठाया जाता है क्योंकि हमारी बिजली पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे निर्भरता है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम शुड नॉट बी फुली यूज्ड बिफोर और ड्यूरिंग द मानसून सीजन, नहीं पूरी की जाती, ना पहले ना बाद में यूज की जा रही है उसकी कैपेसिटी। ठीक है, रोल ऑफ डैम इन फ्लड कंट्रोल इज अंडर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेटेड क्यों है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ठीक है, यानी ये दो चीजों तो समझ में आती है। अब ये देख लेते हैं कि फर्स्ट वन है या नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। In India, authorities always stick to store maximum amount of water in a reservoir during the monsoon season, which is then used for irrigation and generation of electricity during the summer season. It is an internationally accepted practice that the water level of a reservoir should be kept below a certain level before the onset of the monsoon season. This is so that when monsoon rain comes, there is space to store the excess rainwater and also so that water can be released in a regulated manner. But the authority, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, but the authority store the maximum amount of water in the reservoir even before the close of the monsoon only to ensure greater electricity generation and irrigation। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ वाटर को होल्ड करके रखा जाता है रिजर्वायर में क्योंकि हमारी ज्यादा डिपेंडेंसी है, और इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते मानसून सीजन से पहले और उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी पानी है तो फिर बारिश का पानी जाएगा कहाँ पे, और इसलिए हमारा जो रोल ऑफ डैम इन फ्लड कंट्रोल इज अंडर एस्टिमेटेड है क्योंकि हम यूज नहीं कर पा रहे उसको ढंग से जिस तरीके से यूज करना चाहिए। यानी मानसून आने से पहले जो अभी आपके रिजर्वायर हैं उनमें जो पानी का लेवल है वो कम होना चाहिए ताकि आपका रेन वाटर स्टोर हो सके और उसके बाद उसको सप्लाई किया जा सके, लेकिन हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना है। इसका मतलब क्या है, तीनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है और तीनों एक दूसरे के साथ ही आएंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 45। ओके जी, 45 क्या कहता है, लॉजिकल और रैशनल इन्फेरेंस निकालना है आपको। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू रीथिंक एंड रीडिफाइन द इकोनॉमिक रोल ऑफ द स्टेट इन क्वेस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको डेवलप करना है, डेवलपमेंट चाहिए तो आपको स्टेट के इकोनॉमिक रोल को रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया हैज नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसी इन सोशल सेक्टर नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन देम, यानी इंडिया ने अपनी जो सोशल सेक्टर की जो पॉलिसी है उनको अच्छे से ना तो इम्प्लीमेंट किया और ना उनमें अच्छे से इन्वेस्टमेंट किए। अब देखो, अगर नहीं किया तभी तो वो बोल रहा है ना कि उसको रीथिंक करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। देख लेते हैं और क्वेश्चन ऑप्शंस है या नहीं है, नहीं है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है पैसेज। Economic liberalization India was shaped largely by economic problem of the government by then the economic priority of the people। देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि हमने जो भी आर्थिक निर्भर वो आज़ादी अपनाई वो किसकी प्रॉब्लम, हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम ध्यान दी किसकी, गवर्नमेंट की, बल्कि हमें किसकी ध्यान देनी चाहिए थी, लोगों की। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए वो कह रहा है रीथिंक करने की जरूरत है। नहीं ध्यान दिया तभी तो बोल रहे हैं ना, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो ठीक हो गई है। Thus there were limitation in conceptions and design, और जो हमें आज के टाइम पे दिख रहे हैं एक्सपीरियंस से, क्या कैसे दिख रहे हैं, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, परसिस्टेंट पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है since economic liberalization begin। All these year later for quite crisis confront the economy, agriculture, infrastructure,
इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन एज कंस्टेंट इन आवर इकोनॉमिक कंट्रीज के फ्यूचर परस्पेक्टिव में, ये आप ये कह रहे हैं एज अ कंस्टेंट रहे हैं। अगर ये आपके एज अ कंस्टेंट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन कंस्टेंट को हटाने के लिए उपाय करने चाहिए, यानी सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। These problem must be resolved अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज टू बी सस्टेन एंड ट्रांसफॉर्म इन ए मीनिंगफुल डेवलपमेंट। इसका मतलब ग्रोथ के साथ साथ आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल ग्रोथ भी चाहिए। दैट मीन्स दोनों ऑप्शंस की बात कर रहा है 1 एंड 2। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 भी इसी से रिलेटेड है, देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा है आपका विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशंस, कौन सी असम्पशंस है, फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड। ठीक है, India economy need to be greatly integrated with the global economy so as to create large number of job and to sustain its growth momentum। अब देखो आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, क्या कहीं भी वो कह रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी को आपकी ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट करने की जरूरत है? वो तो सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वहाँ पे हमें जो प्रायोरिटीज है, जो लोगों की प्रायोरिटीज है उस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, यानी सोशल सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। तो ये तो कहीं नहीं बात कर रहा है कि आप उसको ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर दो। Economic liberalization would cause large number of growth which will reduce poverty and create sufficient employment in long run। अब वहां तक तो उसने बोला ना कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आपने कर दो नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम्स कैसे आ रही है, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे रहा कि आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि और ये आपके एक्सपीरियंस से चला भी है पता कि जो जॉबलेस ग्रोथ हुई है, पोवर्टी आ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से ये चीज होगी कि पोवर्टी रिड्यूस हो जाएगी और आपके पास सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट होगी लॉन्ग रन में। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट आपकी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट ही आपकी क्या हो गया, रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, अब यही देख लेते हैं, यही तो क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद आगे आगे फिर देख लेंगे। तो मेरा कोई मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊँ। मेरा मकसद है कि आप खुद क्वेश्चन करें, देखें कि कैसे सोचे कि अगर ये ऑप्शन होगा तो क्यों होगा। ठीक है, ताकि फिर वो आपके जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हो तो वहाँ पे वो चीज़ फायदेमंद होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।